फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन लाल किताब की होगी, किस तरह से होती है। लाल किताब जो होता है उसमें हम कालपुरुष कुंडली यूज करते हैं। कालपुरुष कुंडली क्या होती है, जैसे कि हमारी जो लगन चार्ट है, एक सेकेंड, ये मान लो हमारा लगन है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो, 5 4 3, कोई भी लगन में, उसको हटा के उसमें हमने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारी कालपुरुष की कुंडली बन जाती है। कालपुरुष का मतलब क्या होता है, जो हमारे भगवान है उनकी जो कुंडली थी उसको हम कहते हैं कालपुरुष की कुंडली। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या होगा। स्टडी मटेरियल तो आपको दिया जाएगा। लाल किताब की जो ग्रामर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप ग्रामर समझ लेते हो इसकी, तो आप कुंडली प्रिडिक्ट करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बॉडी, ये जो प्लैनेट से रिलेटेड होते हैं लाल किताब में, वो सारा आपको बताया जाएगा। रिलेटिव्स, कौन कौन से रिलेटिव किस प्लैनेट से क्या बनते हैं। पक्का घर का कॉन्सेप्ट, ऊंच नीच जो वैदिक का कॉन्सेप्ट था, वो इसमें भी होगा। बस इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि वैदिक में तो हम राशि को देख के बताते थे ना, यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली में हम ऊंच नीच करेंगे। मतलब कि अगर मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है, आपकी राशि यहाँ पे कोई भी हो, हमने इसको कालपुरुष की कुंडली बना ली। अब सूर्य यहाँ पे उच्च का होगा, बृहस्पति मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पे राशि आपके चाहे बेशक 7 नंबर की पड़ रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बृहस्पति को हम यहाँ पे उच्च का ही मानेंगे। फोर्थ हाउस में बृहस्पति उच्च का ही रहते हैं ना मैम? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अब बस हम हाउस को कंसीडर करेंगे, राशि को नहीं करेंगे। राशि को हम भूल जाएंगे। ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर हुआ। जी। अब इसमें धोखे का ग्रह भी होता है, बुनियादी ग्रह भी होता है, अचानक चोट देने वाला ग्रह भी होता है, किस्मत का भी ग्रह होता है। और लाल किताब की कुछ विशेष दृष्टियां भी होती है। जैसे वैदिक की दृष्टियां थी ना, इसमें अलग दृष्टियां होती हैं, वो आपको बताएंगे कैसे होती है। लाल किताब में एक कॉन्सेप्ट होता है टक्कर का। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टक्कर, क्योंकि जिस प्लेनेट को अगर कोई प्लेनेट टक्कर दे रहा होगा, तो वो उसे जड़ से खत्म करता है। मतलब उसके जो भी बेनिफिट है ना, वो सब खत्म कर देगा। अब हमारी कुंडली में कुछ भाव होते हैं वो सोए हुए भी होते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी कुंडली में सोए हुए भाव होंगे, लेकिन लाल किताब में एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी है जिसमें हमारे जो कुंडली के भाव है वो सोए हुए भी होते हैं। उनको कैसे जागृत करना है, कैसे एक्टिव करना है, ये चीज बताऊंगी इसमें। टाइप ऑफ कुंडली, इसमें अंधी कुंडली होती है, रतौंधी कुंडली होती है, नाबालिग कुंडली होती है, धर्मी कुंडली होती है, साथी कुंडली होती है, कायम कुंडली होती है, मुकाबले की कुंडली होती है। ये टाइप ऑफ कुंडली है। ये कौन कौन सी होती है, इन सबको बताऊंगी, और इसकी रेमेडी क्या होती है, ये सारे साथ साथ हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। क्योंकि लाल किताब की जो रेमेडी होती है ना, वो वैदिक से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती। तो इस चीज को हम क्लियर करेंगे। एक ये टॉपिक होगा। दूसरा, बलि का बकरा। मतलब बलि का बकरा का क्या मतलब होता है कि अगर कोई प्लैनेट इफेक्ट हो रहा है, खराब हो रहा है, तो वो खुद की जगह किसी और को मारेगा। मतलब जैसे कि अगर मान लो आपकी कुंडली में गुरु खराब है, गुरु को टक्कर लग रही है किसी की, तो उसमें गुरु अपना जो भी इफेक्ट है ना, वो केतु पे डाल देगा। अब केतु क्या है, केतु हमारे बच्चे हैं, हमारा स्टेटस है। अगर हमारा स्टेटस खराब होता है, तो कहीं ना कहीं गुरु इफेक्ट हुआ है। क्लियर हुआ पॉइंट। जी। ये सारे इसमें कॉन्सेप्ट हो गए बलि के बकरे में, कि कौन से प्लैनेट किस पे अपना इफेक्ट डालेंगे, ये सारा क्लियर किया जाएगा। अब बनावटी ग्रह। बनावटी ग्रह का मतलब होता है मसनूई ग्रह, यानी कि दो ग्रहों को मिलकर एक ग्रह बनना। हर ग्रह के पीछे कोई ना कोई दो ग्रह होंगे, ये क्लियर किया जाएगा कॉन्सेप्ट। फिर 35 साला चक्र। अब हमने वैदिक केपी के अकॉर्डिंगली विषुमती जो दशा थी, दशा अंतरदशा दशा, ये हम कंसिडर करते थे। लेकिन लाल किताब में 35 साला चक्र, इसको हम कंसिडर करेंगे। शनि का मकान,
किसको मकान बनाना चाहिए, किसको मकान नहीं बनाना चाहिए, और अगर मकान बनाएंगे तो क्या इफेक्ट होगी, ये क्लियर किया जाएगा। मैम मंगल पर, मकान बनाना और खरीदने में डिफरेंस होएगा ना, सेम। हाँ, एक तो मकान बनाना जमीन से, उसका मतलब है ना खरीदने वाला। चाहे खरीदने वाला हो चाहे बनाने वाला हो, इसमें दोनों कंसीडर करेंगे, जी। ठीक है ना। मंगल बद, अब किसी की कुंडली में भी मंगल बद हो तो वो बहुत बुरा रिजल्ट देता है। अगर हम ये जो बेसिक, ये जो अभी से मैं ग्रामर कर रही हूँ, ये ग्रामर का ही कॉन्सेप्ट है। अगर किसी की कुंडली में मंगल बद होगा ना, तो वो कुंडली उसको हर समय परेशानी होगी, बात बात पे लड़ने झगड़ने वाला होगा, हर टाइम पे किच 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 लगी होती है। अब ऐसा क्या होता है, जैसे कि कई लोग शादी में जाते हैं, पहले तो ठीक होता है, सब सही सही चल रहा होता है, लेकिन बाद में वहां पे क्या हो जाती है, प्रॉब्लम, लड़ाई। तो वहां पे कहीं ना कहीं मंगल बद इफेक्ट करता है। तो ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। यहाँ पे जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है लगन कुंडली, जो लाल किताब की कुंडली होती है वो कालपुरुष वाली कुंडली होती है। इसके अलावा एक कुंडली और बनती है, वर्षफल की कुंडली, मतलब ईयरली चार्ट, जो पूरे एक साल का होता है, वो बर्थडे टू बर्थडे होता है। तो वो चार्ट कैसे बनता है वो भी हम समझेंगे। अब हमने जो रेमेडी करनी है, इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ, जैसे कि हमने कुछ भी रेमेडी करनी है, हमने लगन कुंडली को तो सॉर्ट आउट करना ही करना है, लेकिन हमें वर्षफल कुंडली को भी वर्षफल कुंडली के भी उपाय हमें करने होंगे, क्योंकि वो भी हमारी लाइफ में इफेक्ट देंगी, ठीक है। फिर हम आते हैं कि प्लैनेट, हर प्लैनेट का हर भाव में क्या रिजल्ट होगा, इस चीज को समझेंगे। उसकी प्रिडिक्शन, जो भी प्रिडिक्शन होगी, जो भी रेमेडी होगी, वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। अब यहाँ तक पॉइंट क्लियर है आपको? जी। इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए कोई चीज। नो मैम, सब क्लियर है। ठीक है, ये आगे धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, और जब आप ये सब समझ जाएंगे ना, तो आपको प्रिडिक्शन में और हेल्प मिलेगी। अब जिसका एक एग्जांपल देती हूँ, जिसका गुरु 4 में होता है ना, वो अपने घर में बड़ा होता है। मतलब वो घर का बड़ा बच्चा होता है। हाँ, बिहेवियर में बिहेवियर में नहीं, वैसे भी घर में बड़ा होता है। मेरा है 4 पे है, हम्म, फिर मैं सबसे छोटी हूँ। मैम आपका हॉरोस्कोप फोर्थ कहाँ पे पड़ रहा है? नाइन्थ यहाँ पे, हाउस में नहीं, यहाँ मेरा पे 9th हाउस में ही पड़ रहा है, 4 की लाल राशि किताब में। की कुंडली के अकॉर्डिंगली बोल रही हूँ, अब लाल किताब के अकॉर्डिंगली होगा, हाँ, तो ठीक है इसमें ना। नहीं है, मेरा 9th हाउस में है। हाँ, मतलब अगर फोर्थ फोर्थ हाउस हाउस में। में होगा तो वो अपने घर का बड़ा होगा। Yes, एक ठीक। और एक और ट्रिक बताती हूँ। जब राहु 8 में आता है वर्षफल में, हम्म। तो उस टाइम पे उस बंदे का मोबाइल टूटता है, मोबाइल चोरी होता है, टूटता है। टूटता है, टूटता है। ओके। और राहु जब वर्षफल में 8 में आए तो इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेना चाहिए, नुकसान होता है, ओके। मतलब मोबाइल वगैरह ना लो तो ही अच्छा है। आज जो हमने दो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो है किस्मत का ग्रह। हमारी कुंडली में किस्मत का ग्रह कौन सा है वो हम समझेंगे। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि किस्मत के ग्रह का हमें दान नहीं करना चाहिए, ना किसी को गिफ्ट देना चाहिए। उसका हम व्यापार कर सकते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका दान और गिफ्ट नहीं दिया जाता। कैसे समझेंगे? सबसे पहले आप सब अपने अपने एक बार कुंडली बना लीजिए, लगन कुंडली को कालपुरुष की कुंडली में कन्वर्ट कर लीजिए, और प्लैनेट जहाँ पे एज इट इज जो आपकी लगन कुंडली में है वो वहीं लिख लीजिए, और सब देखिए कि किसका कौन सा किस्मत का ग्रह निकलता है। ये देखो लगन कुंडली है, हाँ। ये लाल किताब की लगन कुंडली है। ये लगन चार्ट जो हमारा एस्ट्रोसेज में जो पहला पेज खुलता है ना, वो ये है। हाँ। लाल किताब का जो लगन चार्ट है वो ये है। यहाँ पे देखो जुपिटर लिखा हुआ है, सेम एज इट इज यहाँ पे भी जुपिटर लिखा हुआ है। मार्स इधर लिखा हुआ है, सेम ऐसे ही मार्स लिखा हुआ है। सन और मर्क्यूरी, सन मर्क्यूरी, एज इट इज सारे प्लैनेट आपने कॉपी कर लेना है। बस क्या बदलना है, राशि। ये देखो यहाँ पे 5 नंबर की राशि आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है, 1 नंबर की। 6 नंबर आ रहा है ना, 2 नंबर, सीधे 1 2 3 4 नॉर्मल 5 होता है, राइट। 7 8 9 10 11 12। ये हमारी हो गई
लाल किताब की लगन चार्ट। एस्ट्रो सेज में भी खुल जाएगा, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप एस्ट्रो सेज करोगे ना, मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे ये ओपन होता है। ये किसकी कुंडली थी? मेरी रजनीश मित्तल। आपके पास पेन पेपर है? हाँ, पेन पेपर है मेरे पास। एक बार ये कॉपी कर लो। इसी लाल को किताब, कॉपी करना है? हाँ इसी को कॉपी कर लो, जहाँ पे मेरा एरो है ना, इसको आप कॉपी कर लो। एरो तो नहीं दिखाई दे रहा आपको मैम। एक सेकंड, ये देखो, दिख रहा होगा कर्सर जो है। देखो 7th हाउस में एरो है। हाँ, अब आया है कर्सर। ये वाली लगन, जहाँ लाल किताब लगन चार्ट लिखा है ना, उसको कॉपी कर लो ताकि आपको पता चले कि कैसे देखना है। मैम एक बात बताना, हाँ। लाल किताब के अंदर लगन चार्ट, अच्छा सॉरी, वो ऊपर ईयरली चार्ट है। अच्छा, वो ईयरली चार्ट है। जो मैंने सेकंड चार्ट बताया था ना, ये ईयरली चार्ट है, ईयर का प्रेडिक्शन करता है। ये मंथली अच्छा। चार्ट है, मंथ का नहीं वो मैं प्रेडिक्शन। इसलिए देखी कि वीनस 9th हाउस में, मैंने कहा अच्छा। इसमें ये हर लिखना साल है क्या 5 6 प्लैनेट वगैरह? चेंज होते जाते हैं। लिखना क्या है मैम इसमें? आप कुंडली बनाइए पहले, तो सबसे पहले ये तो मैं बता बताती दी, कैसे बना दे। लिखिए। बना ली? अब फर्स्ट हाउस में जुपिटर लिखिए, हाँ। सेकंड में मार्स लिखिए, हम्म। थर्ड में मर्क्यूरी और सन, अच्छा ठीक है। फोर्थ में सैटर्न, मून, वीनस, राहु, ठीक है। और 10th में केतु। 10 में केतु। अच्छा, ठीक है। अब इस कुंडली में देखिए कौन सा उठता है। सबसे पहले तो हम केंद्र में देखेंगे। हमारा पहला किस्मत का जो ग्रह है वो हम केंद्र से जज करेंगे। केंद्र कौन सा होता है? 1, 4, 7, 10। इसमें कौन सा प्लैनेट है उच्च का? है क्या इसमें कोई? देखो एक बार बताओ मुझे, पहली राशि में कौन उच्च का होता है? सन सन सन। फोर्थ राशि में कौन सा प्लैनेट उच्च का होता है? मून जुपिटर। बृहस्पति, जुपिटर। सेवंथ राशि में कौन उच्च का होता है? शनि शनि। सैटर्न। 10th राशि में मंगल, मंगल। मार्स। अब इनमें है कोई ऐसा प्लैनेट? मैम मरकरी लग रहा है, मरकरी 3 में नहीं है? मरकरी 3 अभी में उसको छोड़ दो, अभी उसको छोड़ दो। जो मैं सिर्फ केंद्र का पूछ रही हूँ वही बताओगे आप। नहीं, वो नहीं है, कोई भी नहीं है। नहीं, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अगर केंद्र में कोई भी उच्च का प्लैनेट निकल जाता है तो वो हमारी किस्मत का ग्रह होता है। अब इसमें केंद्र में कोई भी नहीं है प्लैनेट उच्च का, नहीं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि हमें अभी किस्मत का ग्रह नहीं मिला। जिसका फर्स्ट स्टेप में ही किस्मत का ग्रह मिल जाता है तो वहीं पे वो स्टॉप कर देगा, उसके आगे नहीं जाएगा। आप में से किसी को मिला अपनी कुंडली में? ये देख रहा है। देखो सब अपनी अपनी कुंडली में देखो, मिला है तो बताइएगा मत, अभी देख लीजिए बस। तो ये हमने लिखा कैसे है मैम? क्या? हमने ये मतलब कैसे डिसाइड करा कि हमने इस कॉलम में ये चीज भरनी है? ये जब आप कोर्स करोगे ना तो ये फिर मैं आपको अच्छा। पूरा क्लियर करूंगी। ओके ओके, ठीक ये मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी। सारे उच्च ठीक। नीच के जो प्लैनेट है वो सारे बताऊंगी कि कौन सा हाउस में कौन सा उच्च का होता है, कौन सा नीच का होता है, ये अच्छा। सारा मैं क्लियर कर दूंगी आपको। ओके। हो गया मैम। हाँ जी। अब अगर यहाँ पे मैम किसी एक को चीज नहीं पूछना मिला था, है। जैसे हाँ फर्स्ट बोलिए। हाउस में 2 राशि बैठे हो, उनमें से एक उच्च, जैसे मेरा फर्स्ट में उच्च का है, फर्स्ट में कौन बैठा हुआ है? सूर्य। सन बैठा हुआ है, मर्क्यूरी, हाँ सूर्य है, तो सूर्य उच्च का हो गया। और कौन बैठा है? मर्क्यूरी। तो मरकुरी कैसे उच्च का हुआ आपका? मरकरी नहीं है, जुटी बन रही है आपकी। सूर्य उच्च का हुआ ना, तो आपका जो किस्मत का ग्रह है वो सूर्य होगा। अब सूर्य जो होगा वो आपके किस्मत का ग्रह होगा, मतलब सूर्य से रिलेटेड आप दान नहीं करेंगे। किसी को उससे रिलेटेड जो वस्तु होती है, सामग्री होती है, वो गिफ्ट नहीं करेंगे। ये क्या होगा? गिफ्ट सामग्री क्या होती है, ये सब मैं आपको बाद में डिटेल बताऊंगी, ठीक है ना। अब आते हैं जिसका फर्स्ट स्टेप पे क्लियर नहीं हुआ है, सेकंड स्टेप कौन सा है? चले गए। हाँ, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो सेकंड में चंद्र, थर्ड में राहु, शेयर हो रही है उसमें, हो रही है। 6th में बुध उच्च का हुआ, 9th में केतु उच्च का हुआ और 12th में शुक्र। अगर किसी का इस तरह से कॉन्सेप्ट बन रहा है तो वो उसकी किस्मत का ग्रह होगा। यहाँ पे राशि नंबर्स नहीं पकड़ेंगे ना, जो प्लैनेट्स का नाम नहीं, लिखा राशि नंबर नहीं पकड़ना, राशि बिल्कुल नहीं पकड़नी है। वीनस है मेरा। है, जो प्लैनेट मेंशन्ड है वही दिखेंगे। जैसे यहाँ पे 6 बिल्कुल पे बुध लिखा हुआ है तो बुध, राइट। बिल्कुल बिल्कुल 3 थर्ड में राहु लिखा है तो राहु, जो प्लैनेट का नाम लिखा है। बिल्कुल राइट, तो ठीक है। एक सेकंड में मैं कॉपी कर लूंगी मैं।
मैम अगर फर्स्ट स्टेप में मिल गया फिर हम सेकंड स्टेप पे नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। अब अगर सेकंड स्टेप में मिल जाता है तो हम थर्ड स्टेप पे नहीं जाएंगे। मेरे को मिला, वीनस है मेरा। ओके, तो आपने शुक्र की चीजें दान नहीं करनी, किसी को परफ्यूम वगैरह गिफ्ट मत देना। मैं नहीं देती। वीनस सिल्वर से भी होता है, सिल्वर भी नहीं दूं? सिल्वर वीनस से नहीं होता, चंद्र से मून होता है। से, मून से हाँ, होता है। वो ओके। चंद्र से होता है। अब स्टेप 3 में जो इनकी अपने हाउस है, पक्का घर है, अपनी राशि पे घर है, जैसे कि मंगल पे जो राशि है वो 1 में है, यहाँ पे मंगल का है, और शुक्र सेकंड में आता है, बुध थर्ड में आता है, चंद्र फोर्थ में आता है, फिफ्थ में सूर्य आता है, सिक्स में बुध, शुक्र 7 में, 8 में मंगल, 9 में बृहस्पति, 10 में शनि, 11 में शनि, 12 में बृहस्पति। अगर इस तरह से किसी की कुंडली है और यहाँ पे कोई भी ऐसे प्लैनेट बैठे हो जो अपनी ही हाउस में, अपनी ही उसमें बैठे हो, तो वो उसकी किस्मत का ग्रह होगा। मान लीजिए किसी का सूर्य है, फिफ्थ में बैठा है, तो उसके लिए किस्मत का ग्रह सूर्य हो जाएगा। मैम अगर मेरे दो सेकंड में पता चल गया तो थर्ड में नहीं जाए हम? अगर सेकंड और हाँ, थर्ड में दोनों में अलग अलग प्लैनेट निकल आए तो वो दोनों किस्मत के ग्रह होंगे? नहीं 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 नहीं, जब एक बार पता चल गया, फर्स्ट टाइम पता चल गया, वही होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। लास्ट स्टेप है फोर्थ स्टेप। अगर थर्ड स्टेप तक किसी का नहीं निकलता है तो हम देखेंगे खाना नंबर 9 में कोई प्लैनेट होगा तो वो उसकी किस्मत का ग्रह होगा। अगर 9 खाली होगा तो 3 में देखेंगे, 3 में कोई प्लैनेट होगा तो वो उसकी किस्मत का ग्रह होगा। 3 भी खाली हुआ तो 11 देखेंगे, 11 भी खाली हुआ तो 5 देखेंगे, 5 खाली हुआ तो हम 2 में देखेंगे कि 2 में कौन सा प्लैनेट है। अगर 2 में कोई प्लैनेट हुआ तो वो उसकी किस्मत का ग्रह होगा। अगर मान लीजिए 2 भी खाली है तो हम 6 देखेंगे। अब यहाँ पे हमने ये ऊंच नीच नहीं देखना है, हमने ये देखना है कि प्लैनेट कौन सा बैठा है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा होगा तो वो उसकी किस्मत का ग्रह होगा। और अगर 6 भी खाली है तो हम 12 देखेंगे, और अगर 12 खाली है तो हम 8 देखेंगे। ये हमारा लास्ट स्टेप है, स्टेप 4, और इसमें किसी ना किसी का तो कुछ किस्मत का ग्रह निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, ये 4 स्टेप से हम फॉलो करेंगे अपने किस्मत का ग्रह निकालने के लिए। और जिसका भी जो किस्मत का ग्रह होगा उसका हमें दान नहीं करना है, उसको हमें गिफ्ट नहीं देना है, और एज अ प्रोफेशन हम उसको अपना भी सकते हैं, उसका हम प्रोफेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है, अगर किसी का एक से ज्यादा किस्मत का ग्रह मिले, किसका निकला था ये, आपका कौन सा निकला था? मेरा निकला पहले घर में मंगल और चौथे घर में मून। मंगल चौथे में और मंगल, चंद्र। देखो, मून नहीं लाल होगा। किताब की, अब एक मिनट बात सुनिएगा, लाल किताब की एक अपनी होरा होती है। जो पहले नंबर पे होता है गुरु, दूसरे नंबर पे सूर्य होता है, तीसरे पे चंद्र, चौथे पे मंगल, फिर शुक्र, फिर बुध, राहु, शनि एंड केतु। इसकी सीक्वेंस इसी तरह से चलती है। ठीक है ना। अब अगर मान लो किसी का 2 प्लैनेट निकले, गुरु निकला है और मान लो मंगल निकला है, तो सबसे पहले जो प्लैनेट आया है वही उसका किस्मत का ग्रह होगा, मतलब कि गुरु। अब आप बताइए आपका कौन सा है, चंद्र और मंगल। मंगल। तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है? चंद्र आया। तो आपके लिए चंद्र आपकी किस्मत का ग्रह होगा। तो इससे रिलेटेड कभी आप डोनेट मत करना और गिफ्ट मत देना। ओके। प्रोफेशन कर सकती हो, हाँ, हीलिंग करो, हीलिंग। बिल्कुल। अब नेक्स्ट टॉपिक है पढ़ाई से रिलेटेड। पढ़ाई से रिलेटेड हम चंद्रमा को देखते हैं। हमारी कुंडली में चंद्र जिस भाव में बैठा होगा उससे रिलेटेड हमें पढ़ाई के इफेक्ट मिलेंगे। फर्स्ट हाउस में मान लीजिए अगर हमारा चंद्र है तो पढ़ाई कैसी होगी? पढ़ाई में लगा पैसा कभी खाली नहीं जाएगा, मतलब जो भी वो पढ़ाई में पैसा लगाएगा ना उसको उसका बेनिफिट मिलेगा और राज दरबार से भी फायदा होगा। आप लोग अपनी अपनी चंद्र देख लेना कहाँ पर है और देखना, ठीक है, कि क्या है आ रहा है। सेकंड टॉपिक, चंद्र अगर खाना नंबर 2 में होगा तो माता के जिंदा रहते तक पढ़ता रहेगा। जातक के जिसका भी चंद्र 2 में आ रहा है उसके पिता को उसकी पढ़ाई का कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। और बुध, लाल किताब में बुध जो कहा गया है बहन, बुआ, बेटी, अगर मतलब बुध की वजह से यहाँ पे
उसकी पढ़ाई पे कुछ इफेक्ट आ सकता है। अब चंद्र खाना नंबर 2 वाले को खुद को फायदा हो या ना हो, दूसरों को भी उसका कोई खास फायदा नहीं होता है उसकी पढ़ाई का। ठीक है, खाना नंबर 3। मैम ये लाल किताब की कुंडली में देखना है ना कि हाँ लग्न जी, कुंडली ये लाल किताब वाली कुंडली में ही देखना है मैम, आपको। और इसकी पीडीएफ मिलेगी ना, या हम लिखे तो नहीं ना, हम जो समझ लें अभी आपसे? अभी आप समझे, बताऊंगी मैं आपको, क्या। ओके। चंद्र खाना नंबर 3, अगर चंद्र खाना नंबर 3 में होगा तो पढ़ाई बढ़ेगी, पिता की माली हालत कमजोर होगी। मतलब जैसे जैसे पढ़ता जाएगा वैसे वैसे पिता की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है ना, वो कमजोर होती जाएगी। मगर इसकी पढ़ाई अपनी कीमत देकर जाती है, जो इसकी पढ़ाई है वो बेनिफिट देती है। लेकिन कब उम्र बढ़ती जाती है पढ़ाई की कीमत कम होती जाती है पढ़ाई की। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, वैसे वैसे उसकी पढ़ाई की जो कीमत है ना, वो कम होती जाएगी। मतलब शुरू में तो बहुत कम आएगा अगर वो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड काम करता है, लेकिन जब उम्र बढ़ती जाएगी तो उसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है ना, वो कम होती जाएगी। ठीक है, माने इनकम बढ़ने की जगह घट जाएगा। हाँ बिल्कुल। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ, थर्ड हाउस तक। हाँ। अब फोर्थ हाउस में जिसके भी चंद्रमा बैठा हो, पढ़ाई पे लगाया हुआ जो भी पैसा होगा वो मुबारक होगा, मतलब अच्छा होगा। अगर वो उससे रिलेटेड जो भी काम करेगा पढ़ाई से रिलेटेड, तो उसको बेनिफिट मिलेगा, जो मैंने आज ग्रुप में भी बोला था। जी बोलिए। मैं ये बोल रही थी कि लग्न कुंडली में जहाँ चंद्र है वहीं वो हमें लाल किताब की कुंडली में वहीं चंद्र लिखना है। तो हाँ जी, थर्ड हाउस में जब चंद्र होगा तो काल पुरुष की कुंडली में भी थर्ड हाउस में ही आएगा ना चंद्र। तो बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब फिफ्थ हाउस में चंद्रमा हो तो पढ़ाई पे लगे पैसे का कोई फायदा नहीं होगा। जिस कदर पढ़ाई होगी वो उसका उलट काम करेगा, मतलब पढ़ाई कुछ और करी और काम कुछ और करेगा। ऐसा जो जातक होता है ना, वो टेक्निकल और बच्चों को पढ़ाने की उसके पास डिग्री होती है। सिक्स्थ हाउस का जो चंद्रमा है वो पढ़ाई का खास फायदा नहीं होता। पढ़ाई पढ़ने पे काफी तकलीफ भी होती है और रुकावटों के साथ भी पढ़ाई होती है। क्लियर हुआ। सेवंथ हाउस, अब यहाँ पे सेवंथ हाउस में अगर चंद्रमा हो तो पढ़ाई पूरी करते करते ही शादी हो जाती है। जब तक पढ़ेगा शादी रुकी रहेगी, थोड़ा ही पढ़े लेकिन जो भी पढ़ेगा फायदेमंद होगा। ऐसे जातक को गाय की तरह दूध नहीं मिलेगा, मतलब रुक रुक के थोड़ा थोड़ा करके ही पैसा मिलता है, और जो पैसे का फ्लो होता है वो अच्छा होता है। ऐसे जातक को लक्ष्मी का अवतार भी कहा जाता है। जन्म के बाद घर में लक्ष्मी आना शुरू होती है। मैम ये तो मैं हूँ। हाँ जी बोलिए। चंद्रमा मेरे घर पे ही बैठा हुआ है 7वें में। अब बताइए, जब पैदा हुआ था तो लक्ष्मी आना शुरू हुई थी। मेरे पापा को 100 एकड़ की जमीन लीज में मिली थी। वेरी गुड, ठीक है ना। अब आते हैं हम चंद्र खाना नंबर 8। यहाँ पे अगर चंद्र हो तो पढ़ाई अच्छी हुई तो माता की सेहत खराब होगी। चंद्र खाना नंबर 8 में होगा तो पढ़ाई अच्छी हुई तो माता की सेहत खराब होगी, मतलब माता को तरसता होगा अगर पढ़ाई उसकी अच्छी हुई, और सेहत भी खराब हो सकती है। लेकिन अगर पढ़ाई अच्छी ना हो तो वहां पे माता की सेहत कैसी होगी, ठीक होगी। डिपेंड करता है कि पढ़ाई कैसी है। अगर पढ़ाई अच्छी है तो माता की सेहत खराब हो सकती है, और अगर पढ़ाई खराब है तो माता की सेहत अच्छी होगी, ऑपोजिट हो जाएगी। ऐसा जातक अगर खुद ना पढ़े तो दूसरों को भी नहीं पढ़ने देता, मतलब अगर वो नहीं पढ़ेगा ना तो अपने दूसरों को भी नहीं पढ़ने देगा, और उसके जो बच्चे होते हैं वो भी पढ़ाई के लिए तरसते हैं। अब हम आते हैं चंद्र खाना नंबर 9। ऐसा जातक सबको आराम देने वाला होगा, मगर शर्त यह है कि खुद ने कितना पढ़ा होगा। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि वो अनपढ़ होगा,
और ऐसा जातक जिसका भी चंद्र खाना नंबर 9 में होता है ना, वो सबको सुख देता है, सुख देने वाला होता है। चंद्र खाना नंबर 10, दूसरों को क्या पढ़ना, खुद ही पढ़ाई से दूर भागता होगा। जो जिसका भी चंद्र खाना नंबर 10 है ना, वो ऐसा होगा कि अगर टीचर भी बैठी होगी ना, टीचर भी पढ़ाई बैठेगी ना, तो उसको भी भगा देगा कि नहीं जी मेरे को नहीं पढ़ना। पढ़ने वालों को भी पत्थर मारता होगा, ऐसा जातक। पढ़ाई में भी रुकावटें आती होगी। अब यहाँ पे अगर चंद्र 10 में हो तो देसी दवाइयों का काम का वो जानकार होगा, उसे देसी दवाइयों के बारे में उसे पता होगा, नॉलेज होगी। हकीम का काम इसके लिए अच्छा होगा। चंद्र 10 के समय खाना नंबर 8 अगर खराब हो रहा हो, मंदा हो रहा हो, तो चंद्र 10 की पढ़ाई भी खराब हो जाएगी। और अगर खाना नंबर 2 अच्छा होगा तो चंद्र 10 भी दुगना फल देगा। तो आगे पढ़ेंगे ना कैसे अच्छा होगा खाना 2 ये। हाँ, ये सब पढ़ेंगे हम, ये सब पढ़ेंगे। अब चंद्र खाना नंबर 11 में, अगर चंद्र खाना नंबर, किसी की भी चंद्र खाना नंबर 11 में हो तो वो पढ़ेगा तो पूरा पढ़ेगा, वरना वो अनपढ़ ही रहेगा। यही फायदा और ये नुकसान है इसका। और चंद्र अगर खाना नंबर 12 में हो तो अगर पापी ग्रह मंदा हो और ऐसा जातक जैसे जैसे ही पढ़ाई हो तो वैसे वैसे ही घर उजड़ता जाएगा। मतलब अगर किसी का चंद्र 12 में हो तो जैसे जैसे वो पढ़ाई करता जाएगा ना, उसके घर में प्रॉब्लम आती जाएगी। अगर गुरु अच्छा हुआ हो, सूर्य अच्छा हो, तो पढ़ाई भी अच्छी ही होगी, पढ़ाई का भी उसको अच्छा फल मिलेगा। पढ़ाई छोटी हो या बड़ी, लेकिन पढ़ाई से आराम मिलेगा। ऐसा जातक अनपढ़ होते हुए भी पढ़े लिखों का बाप होगा। मतलब अगर उसने नहीं भी पढ़ा होगा ना, तो वो ऐसा होगा कि सबको पढ़ा देगा। जब 12th हाउस में हो, 12th हाउस में हो चंद्र तो किसका 12th में? कृष्णा का। मैं हाँ जी कृष्णा जी बताइए, मैच हो रहा मेरा है? हाँ मेरा मैच हो रहा है। मेरा 12th में चंद्रमा, बुध, सूर्य, चंद्र, गुरु 4 हैं बिल्कुल। ग्रह। अभी हम सिर्फ चंद्र को कंसीडर करेंगे, चंद्र से हम क्योंकि पढ़ाई देखते हैं। 12th में अब है किसी मेरा। की भी कुंडली देखनी हो तो आप चंद्र को देख लो। कोई कहता है प्रोफेशन के लिए, तो चंद्र को देख, चंद्र कहता है क्या उसको उसकी पढ़ाई का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो चीज मैंने आज आपकी कुंडली में देखी थी, मेरा 6 में है। मैच करता है ना? हाँ बिल्कुल, पढ़ाई तो करी है लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिला। बिल्कुल। और तो यही है, पढ़ाई हुई भी ऐसे रुक रुक के ही हुई है। क्वालिफिकेशन बिल्कुल तो अच्छी है लेकिन पर वही है, बेनिफिट नहीं है। राइट। अब यहाँ तक मैंने आपको आज 2 टॉपिक क्लियर करे, और जो हम आगे पढ़ेंगे वो सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब ठीक है, अब यहाँ पे हम एंड करते हैं। बाकी किसी को मुझसे पूछना वो पर्सनली मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके बाय। ओके मैम। ओके बाय बाय। Bye.